जितना पढ़ाया कुछ याद है? याद है कि खाली नोट्स बना रहे हो अभी? बताओ भाई, याद कर लिया सबने? पूछा जाए बता पाएंगे? प्रश्न पूछे तो बता लोगे कि नहीं बता पाओगे भाई? बताओ, बता ले जाओगे? हैं? ना बता पाओ तो ना पूछें, बता पाओ तो पूछें। पूछें? चलो पूछ लेते हैं। ठीक, इतिहास लगभग सब मेन चीज जो यहाँ से क्वेश्चन आना है वो लगभग आपका जो है सब इन्हीं से। बस कुछ योजनाएं और बता देनी है, उनके बाद आपका जो है इतिहास वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक, चलिए बताइए, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया? हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा आपको। ठीक है, सब लोग नहीं बताइए, सब लोग नहीं बताइए, क्योंकि परीक्षा सबको अलग अलग देनी है। एक साथ बैठ के दोगे क्या? एक पेपर मिलेगा क्या कमरे में? एक कमरा सब लोग सेट कर लो कि फलाने जगह हम लोगों ने सबने एक साथ तैयारी करी, हमको एक पर्चा दे दीजिए, हम लोग मिलके कर लेंगे। ठीक है, अब जिससे पूछेंगे वो उत्तर भड़ा भड़ देगा। ठीक है, और ऐसा इसमें से कोई नहीं है जिसके पास कंप्लीट नोट्स नहीं हुई, सब हमारे पहचाने हुए चेहरे लग रहे हैं। जो नहीं है उनसे हम पूछेंगे ही नहीं। ठीक है, समझ गए? तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कॉपी अब मत देखिए, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो पूछने का समय है। ठीक, चलो बताओ, माध्यमिक शिक्षा आयोग कब आया? चलो कितने लोगों को पता? हाथ उठाओ, ईमानदारी से हाथ उठाना। पूछ हम किसी से, क्योंकि समय इतना नहीं है ना कि एक एक से पूछें। हमको जिससे पूछना होगा वहीं चेकिंग शुरू कर देंगे उसी जगह। माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहते हैं? बोलो मत, बोलो मत, बोलना नहीं है, नहीं तो फिर जो नहीं पढ़ा है वो तो सुन ही लेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं आना भी नहीं चाहिए उसको। ठीक है, वो अपने कर्मों का साथी है ना, वो खुद कर्म करेगा तो ना होगा। चलिए बताइए, अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हाथ उठा दीजिए पता हो तो, और वही हाथ जल्दी से उठाएगा जिसे कंफर्म होगा। लेकिन स्थिति ठीक नहीं लग रही, लोग इसमें भी सोचते हैं 15 मिनट यही है कि नहीं है। एकदम रट डालो भैया, इसमें क्या है। चलो अच्छा हो, चलो हेडिंग डालो शिक्षण कौशल। तो योजनाएं हैं, हम एक दिन लिखवा देंगे योजनाएं। इतिहास बहुत हो गया, ठीक है, थक गए इतिहास पढ़ाते पढ़ाते, कुछ है नहीं इतिहास में। 4 चीज़ें खाली पढ़ के जाना, एक तो वुड का डिस्पैच पढ़ के जाना, ठीक है, मुदालियर आयोग पढ़ लेना, कोठारी कमीशन कब आया ये पढ़ लेना, ये 3 चीज़। शिक्षा नीति में हमने आपको मुश्किल से 6 बिंदु बताए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो 6 बिंदु बताए हैं उनमें से एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, जो प्रबल संभावना है इस बार सुपर टेट में आने की। हम बिल्कुल क्रीम चीज़ बता रहे हैं, मतलब इफ़ नॉट वाला नहीं काम कर रहे हैं कि आपको हम लिखवा दिए फिर 10 खर्राम, ये भी बता दे रहे हैं कि वही आएगा पेपर में। ठीक है, लगभग आपका बताइए इतिहास से 1 या 2 प्रश्न आता है, उसकी लेवल के लिए हमने 2 प्रश्नों के लिए पर्याप्त आपको हमने हिस्ट्री लिखवा रखी है, और आप मोटा मोटा उत्तर भी दे सकते हो। ठीक है, जो मुख्य काम हुए, जैसे प्राथमिक शिक्षा पर बल देने वाला सबसे पहला आयोग कौन सा था? ये ऐसे आ जाए कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा पे बल देने वाला सबसे पहला आयोग कौन सा था? हमने बोला था जब भी पहला पूछे और प्राथमिक शिक्षा बोले या मातृभाषा बोले, ओनली वुड का डिस्पैच, केवल हमेशा, और प्रश्न यही आते हैं कभी भी प्राथमिक शिक्षा पे, क्योंकि प्राथमिक का पेपर देने जा रहे हो तो प्राथमिक से संबंधित पूछेगा जरूर, हमेशा वुड का डिस्पैच। ठीक, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया? ठीक है, क्या काम था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का? शिक्षा को, अच्छा बताओ, सांवेगिक विकास का काल सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है? सांवेगिक विकास का काल, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। सांवेगिक विकास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? किशोरावस्था में। समझ गए? बड़ा उफान, तनाव, उथल पुथल का काल, किशोरावस्था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी किशोरावस्था पर, क्या नाम है उसका? एडोलेंस। क्या नाम है? एडोलेंस। ठीक है, चाइल्ड ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसे कहते हैं? थॉर्नडाइक को कहते हैं। अच्छा वाह, तो एजुकेशन साइकोलॉजी किसने दी फिर? अरे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी स्टेनले हॉल। पहली बार बच्चों पर प्रश्नावली विधि से अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? स्टेनले हॉल। और जो प्रश्नावली विधि पर आधारित जो उन्होंने जो बच्चों का अध्ययन किया था वो किस पे आधारित था? कभी कभी पेपर में ये पूछ लेता है, बताइए। जो स्टेनले हॉल ने बच्चों का प्रश्नावली विधि से अध्ययन किया था वो किस पर किया था?
बुद्धि पर किया था, व्यक्तित्व पे किया था, सृजनशीलता पे किया था, या उनकी जिज्ञासा पे किया था, या चिंतन पे किया था? तो हमेशा याद रखिएगा, व्यक्तित्व पर आधारित सबसे पहले बच्चों पर प्रश्नावली विधि से अध्ययन करने वाला या उनके व्यवहारों को या उनके व्यक्तित्व के बच्चों को जानने वाला वैज्ञानिक था स्टेनले हॉल। और स्टेनले हॉल को इसीलिए फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक, अगर एजुकेशन का फादर पूछा जाएगा तो थॉर्नडाइक बताइएगा। ठीक है, अगर आपको साइकोलॉजी का फादर पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? विलियम जेम्स बताएंगे। ठीक, फादर ऑफ प्रयोजनवाद किसे बताएंगे? फादर ऑफ प्रयोजनवाद। देखिए, अब आप सब लोग रिपीटर्स हैं, फ्रेशर नहीं हैं कि पहली बार हम उंगली पकड़ के लिखवाएंगे प्रयोजनवाद के जनक फलाने हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप सब रिपीटर हैं, आप सब टेट क्वालिफाई हैं, 30 नंबर का साइकोलॉजी दे के आए हैं। ठीक, और आपने बीएड भी 4 वर्ष का किया है, सिर्फ एक औपचारिकता हमें शिक्षण कौशल के तौर पे पढ़ानी है, सिर्फ एक औपचारिकता है, उसमें बहुत काट छाट के पढ़ाना है। जिसको लगे कम वो ऐड भी कर सकता है, बहुत सारा मैटर है, कुछ भी ऐड करो, नोट्स बनाओ, खूब इतना मोटा कर लो, क्या दिक्कत है? इतने में कहाँ पेट भरेगा? इतना होना चाहिए कम से कम। तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल है, आपकी डीएलएड के नोट्स खोल लेना, पोथे रखे होंगे ना, कोई जिन्हें बनेबे ना करी नहीं है। क्या होता है पोथा? नोट्स तो रखी होगी, इजी नोट्स, वही खोल लियो, वही में जो मिल जाए भर लियो, सब नोट्स खुल जाएगा आपका। चलिए ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखेगा। फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद किसे कहते हैं? देखो, जितने भी दिन यहाँ पढ़ोगे और जितना भी हम पढ़ाएंगे 30 क्वेश्चन उसी में से होगा, चाहे हम 15 मिनट क्यों ना पढ़ाएं। बताओ भाई, फादर ऑफ, याद करा डालेंगे ऐसे ही, फादर ऑफ गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दीमैन। शिक्षा का सबसे प्राचीनतम वाद, सुन सुन के भी याद होगा बहुत अच्छे से। शिक्षा का सबसे प्राचीनतम वाद आदर्श। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? इंसान को इतना विकसित करना कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सके, सरल भाषा में, या इसको इनडायरेक्टली कह लो, सीधे ऊपर जाना, परमात्मा से मिलन, मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, बौद्धकालीन शिक्षा में जो वेदों की शिक्षा दी जाती थी वो कौन से 3 वेद थे? ये वेद नहीं है, ये नियम है, शपथ। ये स्थिति है, आप लोग पीछे के तो पन्ने पलटते ही नहीं हो। अब तक आप सब लोगों को याद इतना लिखाया भी नहीं, फिर भी बड़ी दुर्गति है। अरे पिटक लिखाए थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक लिखवाया था। 3 पिटक होते हैं, याद रखना। 3 सहस्त्रही होते हैं, 3 पिटक होते हैं, याद रखना। और ये कब पढ़ाया जाता है? जब सामनेर का उपसंपदा संस्कार होता है, तब इन्हीं 3 वेदों की शिक्षा दी जाती है। और प्रवज्जा संस्कार में 3 सहस्त्रही। ठीक है, याद कोई नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बिल्कुल ना याद करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितना दे रहे हैं वही नहीं आप याद कर पा रहे हो, और कहीं अगर हम खर्रा लिखाना शुरू कर दे तब तो फिर दिक्कतें हो जाएगी, फिर याद बिल्कुल नहीं करते हो। चलो अच्छा बताओ, संवेगों की उत्पत्ति होती है। टेट कैसे पास हो गए तुम लोग? संवेगों की उत्पत्ति नहीं बता पा रहे हो, टेट सब पास हो। अरे मूल प्रवृत्ति बोलो बच्चा, ये आएगा सुपर। मूल प्रवृत्ति सबसे बड़े जीजा हैं टीटी के और पीएनपी के। जब सुपर टेट या पीएनपी, बड़ी बहन कौन है? सुपर टेट। छोटी बहन टेट। छोटी बहन बहुत सारी हैं, बड़ी बहन एक बार आती है बड़ी मिन्नतों के बाद। ठीक है, क्योंकि उसका शादी दूर हुआ है तो कभी कभी आ पाती है, तो अब आने की संभावना है इस समय। तो सीधे जीजा भी आएंगे बड़े वाले, और सबसे बड़े जीजा कौन है? यही है, मूल प्रवृत्ति। क्योंकि मूल प्रवृत्ति कैसी होती है बताओ? जन्मजात अर्जित, ये दोनों कोई नहीं, जन्मजात। ये जन्म से हमारे अंदर होती ही होती हैं। ठीक है, मूल प्रवृत्तियां किसी क्रिया का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। मतलब मूल प्रवृत्ति ऐसा स्वरूप है जिसको हम सीखते नहीं हैं, जन्मजात होता है। किसने कहा था? तो फिर ये किसने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां वे जन्मजात शक्तियां हैं जो हमारी क्रियाओं को डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप से परिचालित करती हैं। मतलब बदलता जा रहा है। हम मैकडूगल की परिभाषा बोल रहे हैं तो फ्राइड पे पहुंच गया। चलो फ्राइड की बता दो। अच्छा बताओ, ये किसकी परिभाषा है? विस्मृति। विस्मृति
वह शक्तियां हैं जो मनुष्य के जीवन के दुखद अनुभवों को उसकी स्मृति से पृथक करने का काम करती है। एबिंगहॉस की है, उन्होंने एबिंगहॉस ने बोला था जो विस्मृति है वो मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है, मानसिक प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू है। यानी जब हमको कुछ याद नहीं आता तो नेगेटिविटी हो जाती है, याद आ जाता है तो पॉजिटिविटी हो। चलो जो बच्चे अभी हम नहीं साइकोलॉजी पढ़े हैं यहाँ पे, उनको जब पढ़ेंगे तब आएगा। अभी एक कान से सुनिए, दूसरे से निकाल दीजिए। और ऐसा तो हम मान ही नहीं सकते किसी ने ये सब सुना ना हो। बिना सुने तो तुम टीटी पास ही नहीं कर सकते, और अगर करे हो तो फिर सीबीआई जांच होनी चाहिए, ठीक है। हम सरकार से गुहार लगाते हैं सबसे पहले जो है क्योंकि योग्य पहुँचना चाहिए, योग्य का हनन नहीं होना चाहिए शिक्षा में, ठीक। और समझ लीजिए जो सरकार है उसने बहुत अच्छा काम किया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, भले ही आपको थोड़ा लगता होगा लेकिन बहुत अच्छा काम किया उसने। कि सबसे अच्छी बात यह है कि इतने इतने भ्रष्टाचार में वो भर्ती करा ले जाती है इस उत्तर प्रदेश में। सोचो कितने करोड़ आबादी है यहाँ की, अमेरिका से ज़्यादा आबादी है अपने राज्य की, सोच लीजिए आप। कम से कम 40-50 करोड़ तो होंगे ही हम, अभी जनगणना तो हुई नहीं। 20 करोड़ तो आज से 10 साल पहले थे। और अगर तुम 20 करोड़ में से 5 करोड़ की शादी करा दिए ना, तो उनके बच्चे जोड़ लो कितने हो गए, 5 करोड़ बच्चे। और एक तो होगा नहीं, 2 हो गए होंगे, तो 10 करोड़ तो सीधे सीधे बढ़ रहा है। और उसके बाद आबादी देख रहे हो कितनी जल्दी बढ़ रही है। इसीलिए जनसंख्या बिल भी लाया गया था, पिछली साल ही ला दिया गया था कोरोना के टाइम पे। चलिए अच्छा बताओ, मूल प्रवृत्ति से क्या जन्म लेता है? संवेग, ठीक। अच्छा बताओ, मूल संवेगों के प्रणेता कौन है? फादर ऑफ मूल संवेग कौन कौन से मूल संवेग होते हैं? क्रोध, भय और प्रेम, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक। इन्हीं मूल संवेगों के बारे में एक कथन बोला था कि मूल संवेगों की पुनरावृत्ति से द्वितीयक संवेगों का जन्म होता है। गिलफोर्ड, किसने कहा था? गिलफोर्ड। मूल संवेगों की पुनरावृत्ति से जितना बोलूंगा क्लास में उसी से पेपर आएगा। तो अगर ना भी समझ में आ रहा हो तो याद कर लेना, और जिसने अब तक यहाँ पर साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, बाहर कहीं पढ़ी है, वो नोट्स बना लेगा, ठीक। बाकी जब विधिवत पढ़ाएंगे तब तो इन सब का जिक्र आएगा है, क्योंकि हमारी एक बीमारी है, हम इंपॉर्टेंट रात में 12 बजे बुलाओगे तो हम 10 बार भी पढ़ाएंगे तो 11वीं बार भी वही इंपॉर्टेंट बोलेंगे। और यही सबसे बड़ा फंडा है कि हम यहाँ क्लास में आपको याद करा ले जाते हैं, क्योंकि भ्रमित करेंगे तो फिर आपका मैटर ज़्यादा होगा, कितना याद करोगे। अगर एक ही चीज़ लिखाएंगे, एक ही चीज़ बोलेंगे, एक ही चीज़ सुनाएंगे, एक ही चीज़ बार बार पूछेंगे, तो आपको क्या हो जाएगी? मेमोराइज्ड हो जाएगी, याद हो जाएगी। वही सबसे इंपॉर्टेंट है। यादें न कर पाए तो नोट्स बनाने का क्या मतलब, ठीक। अभी पूछ लो तो बहुत लोग बता ही नहीं पाते हैं, जबकि सब टीटी पास हैं। जबकि टीटी वाला पूछ रहे हैं हम, डीएलएड वाला पूछो तो हैंग हो जाते हो एकदम। डीएलएड का कुछ भी पूछो तो हैंग हो जाओगे। अच्छा बताओ, चलो एक रैंडम आपका आरटीपीसीआर करते हैं, ठीक है। कौन यहाँ वायरस से इन्फेक्टेड है, ठीक है। चलो कौन बताएगा? हाथ उठाना, वरना बगल वाला फिर तुमसे कंपटीशन जाएगा। एनसीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हाथ उठाओ, देखिए कितने लोग हाथ कॉन्फिडेंस के साथ। और जो हाथ उठाएगा उससे और पूछेंगे, जल्दी हाथ उठाओ। कोई का हाथ नहीं उठा। एनसीटी का फुल फॉर्म आप लोग नहीं याद रख रहे हो। और हमको तो यकीन है कि जो आपका वाइवा लेने डीएलएड में आया होगा ना भाई साहब, उसने 1 साल में तो एक बार जरूर पूछा होगा, बच्चा एनसीटी का फुल फॉर्म बता दो। अब बाहर क्या पूछ रहे हैं? एनसीटी पूछ रहे हैं, एनसीटी एनसीटी एनसीटी। बाहर तैनात रहते हैं कि 5 लोग लिख ले, 5 क्वेश्चन तो तैयार हो जाएगी कम से कम। अभी भी वही दशा है तुम्हारी। एनसीटी पूछ सकता है पीएनपी। एनसीटी का फुल फॉर्म क्या है? यही होता है समय बर्बादी और कुछ नहीं। आपको सबको पता। अब क्या करोगे? विकल्प देखोगे, फिर विकल्प में दिमाग लगाओगे। ये होता है कि ये उत्तम तुम्हारा समय खा रहा है वो। तुम जा रहे हो पीछे लोगों से, और वहीं पे तुम्हारे साथ के जो निकालेंगे वो बस एनसीटी देखें कहाँ है, बस आगे। और तुम ये चुराएं, जैसे वो सकट की कहानी, गुड़ चुराई कि तिल चुराई, उत्तम साहूकार पकड़ ली, काम हुईगा उनका। और वही हालत तुम्हारी भी होगी। इसलिए बेहतर है कंफर्मेशन के साथ रट्टा मार लो। कुछ अतिरिक्त पढ़ने, इस पेडोलॉजी में शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और साइड साइकोलॉजी में कुछ अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल याद करने की जरूरत है। और याद नहीं करते हो आप लोग बिल्कुल भी, बहुत गलत चीज़ है। चलो बताओ, मूल प्रवृत्ति से संवेग जन्म लेते हैं, तो बताओ संवेग किसी व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, किसने कहा था? हाथ उठाना खाली हैं। बुडबर बहुत बता रहे हो। चलो अच्छा अब बताओ, अब बता देखो।
बताओ, संवेग किसी व्यक्ति की चेतना की वह अवस्था है जिसमें संवेगात्मक पक्ष की प्रधानता होती है। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? बताओ। देखो एक चीज बताए तुमको, एक कहो, एक गुप्त बात आउट कर दें अभी हम, कहो गुप्त बात अभी आउट कर दें, तुरंत कर दें। पता है तुमको, तुम्हारा जो 30 क्वेश्चन आने वाला है ना, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और साइकोलॉजी, उसमें से पता है 25 क्वेश्चन तुम्हारे साइकोलॉजी से आएंगे। स्टाम्प पेपर ले आओ, अभी ने लिख दी, और वो कौन से 25 से 30 होंगे ये भी लिखवा सकते हैं हम, मैं लिखवाऊंगा, पक्का लिखवा दूंगा, ठीक है। बस हमने कहा ना, हमारे यहाँ बस सरस्वती माँ का आशीर्वाद रहना चाहिए और भगवान दया से अब तक है, ठीक है, ठीक है। चाहे वो पेपर बनावे, चाहे पेपर आउट हो जाए, चाहे पेपर विशेषज्ञ से बनावे, माता रानी का ऐसा आशीर्वाद रहता है कि वो बच्चों को मिल जाते हैं उसमें क्वेश्चन, और सौभाग्य रहेगा आपका तो इस बार भी आपको परीक्षा में मिल जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए भ्रमित नहीं कर रहा, ठीक है। जो पूछ रहा हूँ वही बताओ, वही पेपर मिलेगा। चलो अच्छा बताओ भाई, किसकी परिभाषा है ये? किसकी है? कंफर्म? पक्का? चलो अच्छी बात। अच्छा बताओ, स्वर्ण काल किसे कहते हैं? कौन किशोरावस्था बता रहा है? कौन बताया किशोरावस्था? हाथ उठाओ, अरे हाथ उठाओ, वही सही है, बाकी सब ढोल हैं। जल्दी बताओ, हाथ उठाओ, किसने बताया था किशोरावस्था? स्वर्ण काल, गोल्डन एज, किशोरावस्था। आत्मसंप्रत्यय का काल किसे कहते हैं? आत्मसंप्रत्यय का काल। गूगल नाम का कैलकुलेटर हटा दीजिए, गूगल नाम का कैलकुलेटर जिसके पास भी हो हटा दीजिए, नहीं बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और कॉपी नाम का सर्च इंजन हटा दीजिए, ठीक है, जो लगा के बैठे हैं सब लोग आगे अपना, तुरंत पन्ना पलटने लगते हैं, उंगलियां बहुत फास्ट हो गई आप सबकी, ठीक है। सुनिए, नहीं याद आएगा ना तो ईगो हर्ट होगा, और ईगो हर्ट होगा तो वो दिमाग में घुसेगा। सब किशोरावस्था में परम अहम का काल है ये, लेकिन आप सब लोग खोले रहते हो, जहाँ इज्जत बचा लेते हो नीचे देख के, ये नहीं चलेगा। बताइए भाई, आत्मसंप्रत्यय का काल किसे कहते हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था? जरूरी नहीं कि किशोरावस्था की बात कर रहा हूं तो सारे क्वेश्चन किशोरावस्था से हों। बताओ भाई, हैं? शैशवावस्था, किशोरावस्था। क्या होता है आत्मसंप्रत्यय? अपने आप के बारे में विचार करना, केवल यही कहलाता है सेल्फ, समझ गए, सेल्फ असेसमेंट कह लो, या ये किशोरावस्था में हरकत होती है, बच्चे सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। चलिए, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि शैशवावस्था किशोरावस्था का पुनरावृत्ति काल है, या किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावृत्ति काल है? बताइए, किसने कहा था? ठीक, बताइए, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल किसे कहते हैं? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल, शैशव, बाल्या, किशोरा हैं? किसने कहा था ये परिभाषा? कोलेन। अनोखा काल पूछेगा तो क्या बताइएगा? वो लोग यही क्वेश्चन पूछते हैं, वो संवेगात्मक विकास भूल जाते हैं, सिर्फ लास्ट का लिख देते हैं। अनोखा काल के नाम से किसे कहते हैं? बाल्यावस्था, ठीक है। सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? किसने कहा था? सीखने का आदर्श काल किसे कहते हैं? वैलेंटाइन, ठीक है। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसे कहते हैं? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, किशोरावस्था। किसकी परिभाषा है? किलपैट्रिक। किसकी है? प्रयोजनवाद का जनक कौन? पहली प्रयोजनवाद पर आधारित शिक्षण विधि किसने दी? खेल विधि के जनक कौन? पहली खेल पर आधारित शिक्षण विधि फ्रोबेल। फिर किंडरगार्टन ने दी होगी, फ्रोबेल नाम है, किंडरगार्टन ने दी है। किंडरगार्टन वैज्ञानिक है, फ्रोबेल जो है विधि है। जल्दी बताओ, किसने दी थी? हाँ वही चीज है, बात वही है, फ्रोबेल याद आता है जिसने दी। हमने पूछा, क्वेश्चन में यही होता है, बाद में टेम्पो में जब लौट रहे होते हो ना पेपर देके, तब यही कहते हो, यार इसमें तो नहीं पूछा था। अब फिर सामने वाला दांत निकाल के हंस देता है ना, तो मन करता है टेम्पो से निकाल के फेंक दें उसको बाहर। ए बंद करो यार, दिमाग खराब ऐसे भी, अब बंद कर दो बस, अब मिलाना मत, बंद करो। नहीं भी देख लिया करो, लिखा रहा इनमें से कौन नहीं है वाले सब होते हैं, और दिमाग हमेशा है वाला ढूंढता है वाला मत पकड़ना, नहीं गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। पूछेगा 21वें तो रट के गए, 21वें वहां लिखा रहता है, लास्ट में 21वें नहीं है, 22वें बताइए, ठीक है। तो भाई ऐसा मत करो। कभी कभी जैसे मान लो कौन CGI, अभी मान लो कौन से नंबर का CGI है?
जो भी हो, जो CGI हैं, ठीक है, हम करंट नहीं पढ़ाते हैं तो हमारा करंट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग ये सब रट के जाएगा। इजी चीज़ें हैं, जैसे CGI पूछ लेगा, परीक्षा लेखा अधिकारी, कैग पूछ सकता है आपसे, ठीक है, और थल सेना, वायुसेना, सब अध्यक्ष जितने भी हैं, कैबिनेट का मंत्रिमंडल पूरा याद करके जाइएगा, ठीक है, पहली शिक्षा मंत्री कौन थी, ठीक है, वित्त मंत्री कौन है, ये सब रट के जाइएगा, ये सब पूछा जाता है पेपरों में। चलो अच्छा, हाँ ये जरूर पढ़ के ना, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 7वें वित्त आयोग के कौन है? ये तो हम लोगों के टाइम में भी थे, आपके में भी हैं, अभी भी हैं। वित्त आयोग के सचिव कौन है? चलो अच्छा आओ, बाल मनोविज्ञान में आओ, करंट पढ़ने लग गए हम लोग। आओ बाल मनोविज्ञान में। हाँ बताओ भाई, चहुमुखी विकास का काल किसे कहते हैं? किशोरावस्था। चहुमुखी विकास किधर होता है? किशोरावस्था। और इसी चहुमुखी विकास को कोई एक्सप्लेन कर सकता है आप में से? क्या होता है चहुमुखी विकास? अरे भैया, बाल विकास के कितने पक्ष होते हैं? बाल विकास के संज्ञानात्मक विकास, भावात्मक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। इन 5 पक्षों का लगातार 5 डायरेक्शन में विकास होना ही क्या कहलाता है? चहुमुखी विकास। और ये हरकत किशोरावस्था में बड़ी भयानक होती है। सोशल डेवलपमेंट भी प्रबल, इमोशनल डेवलपमेंट भी प्रबल। इमोशनल डेवलपमेंट का तो काल है, संवेगात्मक विकास का काल कहते हैं किशोरावस्था। पंखा से लटकने का काल किशोरावस्था, घर से भाग जाने का काल किशोरावस्था, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी किशोरावस्था, कारागार जाने का काल किशोर, आंख कैसे दिखाओ बाहर मिलो किशोरा, चलो मारने चले, अरे चलो मारने चले किशोरावस्था। समझ गए? सोचते नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था समायोजन के अभाव का काल होता है। प्रश्न पूछा जाता है, समायोजन का पूर्णता अभाव किस काल में होता है? समायोजन का अभाव किस काल में पाया जाता है? किशोरावस्था। क्योंकि जैसे किसी ने कहा चलो लड़ाई करने चलें, तो फिर लड़का कहता है हाँ चलो लड़ाई करने चलें, वो भूल जाता है, उस समय समायोजन नहीं कर पाता कि क्या हमारे लिए सही है और क्या हमारे लिए गलत है। समझ गए बात को? इसीलिए पूछा जाए समायोजन का पूर्णता अभाव पाया जाता है किशोरावस्था। अगर पेपर में पूछा जाए कि समायोजन का काल किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? समायोजन का काल, समायोजन का काल किसे कहते हैं? अरे मम्मी से पूछता है बेटा, मम्मी ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? शैशवावस्था। समायोजन का काल शैशवावस्था, ठीक है। क्योंकि देखो, जैसे आपने बताया बेटा ये बकरी है, ठीक, कल को उसने पिल्लू देख लिए छोटे छोटे, तो पूछेगा मम्मी ये क्या है, तो मम्मी कहेंगे बकरी है। ये भी वो पूछेगा नहीं, कहेगा हाँ ये भी बकरी है, ठीक। उसके बाद किसी दीदी दादा के साथ जो खेल रहा था, उसने देखा बकरी तो मैं करती है, ये भाव भाव कर रहा है, तो वो समझ जाएगा उसी टाइम कि ये बकरी है और ये कुछ और है। समझ गए? तो बस इसी पर, तभी तो देखो कभी कभी कहो बेटा ये होता है, तो कहीं नहीं ये नहीं होता है, वो होता है। तो बच्चे समायोजन करना, समायोजन यही तो होता है, किसी पूर्व के ज्ञान में कोई नवीन चीज़ जोड़ देना ही क्या कहलाता है? समायोजन कहलाता है। और ये प्रवृत्ति कहाँ पाई जाती है? शैशवावस्था। इसीलिए बच्चे प्रश्न पूछ पूछ कर समायोजन करते हैं। हम आपने भी शैशवी अवस्था में तो मम्मी से पूछ कर, पापा से पूछ कर ही समायोजन किया। आज समायोजन है तो कर रहे हैं। अब फर्क इतना है कि अब इतने मैच्योर्ड हो गए हैं तो क्लास में खुद से समायोजन कर लेते हैं। एक मास्टर ने मैथ का क्वेश्चन बताया, नहीं समझ में आया, दूसरे समझ में आ गया, उसको याद कर लिया, समायोजन। समझ गए? चलिए अच्छा, कुछ भी आप लोग याद नहीं करते घर में, ठीक है। चलो अच्छा, आओ हेडिंग डालो शिक्षण कौशल, ठीक है। कुछ योजनाएं हैं वो पेंडिंग है, हम आपको सारी योजनाएं लिखवा देंगे, परेशान ना हो, ठीक है। शिक्षण कौशल हेडिंग डाल दो। क्या आ सकता है शिक्षण कौशल से? हम अपनी तरीके से पढ़ा रहे हैं, हम कोई किताबी हेडिंग तरीके से नहीं पढ़ा रहे हैं आप लोग। आप बस हेडिंग डाल लो, जो जो डलवाएं, जो जो लिखवाएं, बस वही याद कर लो, वही समझ लो, वही आएगा पेपर, ठीक। शिक्षण कौशल, ठीक है। बताइए भाई, शिक्षण कौशल के नाम से क्या समझ में आ रहा है? जहाँ पर शिक्षण के कौशल सिखाए जाते हैं। किसको? बच्चे को कि अध्यापक को? बच्चे न कह देना, नहीं तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली का हनन हो जाएगा। चलो अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, जो प्रेजेंट टाइम में शिक्षा प्रणाली उसे क्या बोलते हैं हम लोग? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। चलो एक सरल से क्वेश्चन का उत्तर दो। हमारे माता पिता ने हम लोगों को स्कूल में क्यों भेजा? क्योंकि अब प्योर थ्योरी आने वाली है, और उस थ्योरी को हम कैसे आपको ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर में या आपको
बिल्कुल शॉर्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो ज़्यादातर आप जब हमारे साथ वार्तालाप में समझोगे वही होगा। अब या तो वार्तालाप में समझ लो और या तो वही हम थ्योरी लिखा दें, दोनों विकल्प हैं हमारे पास। तो इसलिए आप हमको सुनिएगा ध्यान से, उत्तर दीजिएगा, तो उसके बाद आपको लिखना कम पड़ेगा, याद ज़्यादा होगा, समझ में ज़्यादा आएगा। बताओ भाई, शिक्षण कौशल किसके लिए होता है? नीचे लिखे हो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली केंद्र बिंदु कौन है? बालक। यानी एक कमर में गांठ बांध लो कि बालक से संबंधित या बालकों पर हम कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं देंगे। ठीक है, यानी बालक क्या है? हमारी शिक्षा का केंद्र बिंदु है। ठीक है, चलिए शिक्षण, तो शिक्षण किसके लिए होता है? बालक के लिए। ठीक, हमारे माता पिता ने हमें शिक्षण क्यों कराया? बताओ, यही बात का उत्तर दे दो, वही है शिक्षण का उद्देश्य। प्रश्न आ जाएगा कि बताइए शिक्षा शास्त्र या शिक्षण का उद्देश्य होता है? बताओ भाई। सर्वांगीण विकास करना नहीं होता है, वो शिक्षा के सर्वभौमीकरण का सिद्धांत होता है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। बताइए, सिर्फ एक शॉर्टकट, परिमार्जन। परिवर्तन। हमारे माता पिता ने हमें स्कूल क्यों भेजा? कि हमारे व्यवहार में क्या आ जाए बच्चा? परिवर्तन आ जाए। वही जो हम सही से बैठते नहीं हैं, हम बैठना सीख जाएं। हम सही से हाथ नहीं धोते हैं, खाना खा लेते हैं, स्कूल में कम से कम सिखा दिया जाए कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए। तो कहते हैं कि व्यवहारों में परिवर्तन लाना ही शिक्षण का उद्देश्य है, और इसीलिए शायद हमारे मम्मी पापा ने हमको छोटे से ही स्कूल में भेज दिया कि हमारा व्यवहार क्या हो जाए? बदल जाए। तो शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य क्या है? शिक्षा शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य क्या है? व्यवहारों में परिवर्तन लाना। ठीक है, और बाल विकास का क्या उद्देश्य है? बालक के व्यवहारों को जानना। अगर किसी बालक के व्यवहार को जानेंगे तभी उसके व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन लाना संभव है। यही है शिक्षण शास्त्र का उद्देश्य। ठीक है, चलिए पूछा जाएगा कि शिक्षण जो है, प्रश्न अगला पूछे आपसे, बताइए शिक्षण के कितने उद्देश्य होते हैं? शिक्षण का क्या उद्देश्य है? प्रश्न यही आएगा, उद्देश्य बताइए। तो अगर ये तो आप सिंपलाइज जान गए कि शिक्षा शास्त्र का मोटिव है, लेकिन अगर पूछे शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य क्या हैं, और विकल्प में आपको आ जाएगा 3 टॉपिक आएगा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक, और नीचे लिखा होगा उपरोक्त सभी। तो क्या लगाओगे? तीनों। तो लिख लो शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य। शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य, ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक। ठीक है, ये 3 जो है शिक्षण के मूलभूत उद्देश्य हैं। ठीक है, मतलब किसी बच्चे का विद्यालय में जो शिक्षण प्रारंभ होगा तो शिक्षण के 3 मूलभूत उद्देश्य शिक्षक के लिए क्या होंगे? बच्चों का ज्ञान का विकास करना, बच्चों के भावों का विकास करना, और बच्चों को क्लास में एक्टिविटी कराना, यानी उनके कौशल को निकालना। मान लो किसी बच्चे के अंदर एक्टिविटी करने की प्रवृत्ति है तो उसको एक्टिविटी कराना, किसी बच्चे के अंदर खेलने की प्रवृत्ति है तो उसको खेल से कराना, किसी बच्चे के अंदर बोलने की प्रवृत्ति है तो उसको बोलने के अवसर देना क्लास में, ताकि वो अपनी बात को रख सके सबके सामने। कोई अच्छा वक्ता होता है, कोई अच्छा क्रिएटिव होता है, सबकी अपनी अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं, तो सभी बच्चों की प्रतिभाओं का भी विकास करना। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को पढ़ाए पढ़े हैं, वो बेचारा कुछ पूछ रहा है, कुछ करके दिखा रहा है, उसमें टीचर को कोई पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, बैठे रहो अच्छा लिखो बस, तो उसकी वो प्रतिभा दमित हो जाएगी। समझ गए? तो ये शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, याद रखना, 1 नंबर में आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए उसके बाद यहीं से एक प्रश्न बनता है कि शिक्षण जो है ये तो आपका उद्देश्य के आधार पर हो गया मूलभूत, लेकिन अगर पूछ ले शिक्षण जो है, ठीक है, ये किसके लिए होता है? तो बताइएगा किसके द्वारा होता है? तो शिक्षक के द्वारा, शिक्षक के द्वारा होता है। अब सुनो, शिक्षक के द्वारा होता है तो 3 व्यवस्थाएं लागू होती हैं। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली हो या शिक्षण कौशल हो, या फिर पूछ ले कुछ भी पूछे, आपसे पूछे कि बताएं शिक्षण के 3 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं, या शिक्षण कितने प्रकार की व्यवस्थाओं पर आधारित है। तो व्यवस्था के आधार पर शिक्षण कितने प्रकार का होता है, कौन बताएगा? 3 प्रकार का, लिख लो। औपचारिक, पढ़े होगे डीएलएड में बच्चा, लिखते होगे दीर्घोत्तरी, लघुत्तरी। औपचारिक शिक्षण व्यवस्था पर लिखिए, 5 नंबर में झोंके बाहर दे रहे थे, याद आ रहा? यहाँ नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ बहुत शॉर्ट में पूछेगा। शिक्षण व्यवस्था के आधार पर लिख लेना व्यवस्था, व्यवस्था या प्रबंधन लिख लेना बच्चा, प्रबंधन भी पूछ लेता है कभी कभी, पूछेगा शिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा प्रबंधन के आधार पर नहीं है, वहां पर ये तीनों लिखे होंगे, एक और फालतू का लिख देगा। ठीक है, औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक और
निरौपचारिक, ये 3 प्रकार होते हैं, ठीक है, याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ध्यान देना जरा। औपचारिक शिक्षा व्यवस्था वो होती है जहाँ पर आप एक निश्चित समय पर जाते हो, एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, एक निश्चित कॉपी किताबें होती हैं, जैसे कि हम लोगों का बचपन से स्कूल प्रारंभ होता है, एक ड्रेस होती है, एक निश्चित लंच का टाइम होता है, एक निश्चित परीक्षा होती है, होमवर्क होता है, क्लास वर्क होता है, जहाँ सब कुछ नियमित हो, रेगुलर हो, उसे बोलते हैं औपचारिक व्यवस्था। और ये शिक्षा पे लागू हो जाए तो शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था हो गई। जहाँ पर कोई नियम कानून ना हो, कोई समय ना हो, बस जब मर्जी आए पढ़ो, जब मर्जी आए सीखो, इसे बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा से एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए जो घर में या बाहर या समाज में जो बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है वो उसकी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत जाता है, अनौपचारिक। घर में जो शिक्षा ग्रहण होती है अनौपचारिक, यानी विद्यालय को छोड़कर जहाँ भी शिक्षा ग्रहण होती है वो कैसी है, अनौपचारिक। समझ गए? तो एक लाइन लिखना चाहो लिख लो, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। विद्यालय को छोड़कर जहां भी शिक्षा ग्रहण करेगा बच्चा वो कैसी व्यवस्था होगी, अनौपचारिक। समझ गए? चलिए, अब इसी के आधार पर एक और आता है कि क्लास में शिक्षक का रोल कैसा रहेगा। तो पूछता है कि जो शिक्षक ही तो राजा है ना, प्रशासक कौन है स्कूल का, स्कूल का प्रशासक कौन है, शिक्षक। तो पूछता है कि प्रशासन के आधार पर शिक्षक कितने प्रकार की होती है। तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी? तानाशाही, दूसरी प्रजातांत्रिक, तीसरी हस्तक्षेप रहित। ये 3 जो होती हैं शासन के आधार पर होती है। और शासन कौन करता है, शिक्षक। ठीक है, क्लास का शासक कौन है, शिक्षक, बच्चे तो प्रजा हैं। ठीक है, तो बोलता है कि शिक्षा के 3 ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं शिक्षण कौशल के। पहले आपको सुपर टेट दोगे तो अगर होशियार आदमी होगा तो एक क्वेश्चन ये जरूर पूछेगा, क्योंकि यही मूलभूत ढांचा है। शिक्षण हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम बच्चों का ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक पक्ष भी विकसित करते हैं। ठीक है, शिक्षण कितने प्रकार की व्यवस्थाओं पर आधारित है, 3 प्रकार की शिक्षण व्यवस्थाएं हो सकती हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक। ठीक, शिक्षक के द्वारा क्लास में कैसा रोल प्ले होगा, 3 प्रकार का, तानाशाही, प्रजातांत्रिक और हस्तक्षेप रहित। सुनो ध्यान से, तानाशाही नहीं होगा, पहले होता था अब नहीं होगा, बैन लगा दिया गया। पूछ लेगा प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षक का रोल नहीं है। अब वहां पर ये सब नहीं लिख के देगा, वहां पर लिख के देगा कक्षा शिक्षण के दौरान एक शिक्षक को अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, अब विकल्प सुनो, बच्चों के प्रश्न पूछने पर उन्हें डांट देना चाहिए, थोड़ा क्रिएटिव भी बनना। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताया है। अब इससे तुम थ्योरी के क्वेश्चन अडॉप्ट करोगे, वहां पर अडॉप्टेशन की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, प्रश्न होगा, विकल्प होगा, बच्चों को तुरंत डांट दोगे। ठीक है, बच्चों को गृह कार्य करने के लिए दे दोगे। ठीक है, बच्चों को वर्गीकृत करके उनसे टेस्ट लोगे। और अगला होगा, बच्चों के साथ बच्चों के विचारों को और उनकी इच्छाओं को महत्व दोगे। क्या लगाओ? तो समझ गए, यहाँ तानाशाही तो शासन चलेगा नहीं कि बाकी 3 विकल्प काहे के थे, तानाशाही के, और एक विकल्प काहे का था, प्रजातांत्रिक। तो ये 3 व्यवस्थाएं होती हैं, जिसमें से ये तानाशाही शासन जो चलता है ये उच्च स्तरीय क्लासों में चलता है। जैसे बीए जाओ, बीएससी में बैठो, जाके एमएससी में बैठो, प्रोफेसर साहब आएंगे, धड़ 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 बुलेट की तरह गोली दागेंगे, तुम लपेट पाए तो लपेट पाए, नहीं जय हिंद जय भारत। वहाँ कूद कूद कर व्यक्तिगत तौर पर एक एक बच्चे का मूल्यांकन या आकलन नहीं होता है। आपने नोट्स बनाया तो ठीक, नहीं बनाया तो जय हिंद जय भारत, होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, कई बार पेपरों में पूछा गया है, प्रजातांत्रिक, 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 लिख लेना। कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, प्रजातांत्रिक। बच्चा यही क्वेश्चन आते हैं पेपरों में, विदाउट थ्योरी, नो बकवास लिखवा रहा हूँ आपको एक एक लाइन में, फैक्ट केवल। नहीं, इतना पढ़ने के लिए 2 पन्ना पढ़ोगे तो फाइनली निष्कर्ष यही निकलेगा कि बच्चों के साथ शासन नहीं चलाना। ठीक, प्रजातांत्रिक, इतनी बात याद है भाई। चलिए, याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब आपका जीवन कौशल में शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछ सकता है। महोदय है सुकरात, लिख लो, बहुत अच्छी परिभाषा याद आ गई, शिक्षण से संबंधित, इसलिए लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, सुकरात भाई साहब ने एक परिभाषा कही थी, बहुत बेहतरीन परिभाषा है। अरस्तु की तो परिभाषा है आपको याद ही करा दी थी हमने टेट में, याद है कि नहीं याद है अरस्तु की परिभाषा? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, किसने कहा था? अरस्तु। अब अरस्तु की बात हुई है, ये क्वेश्चन आपका जीवन कौशल में जा सकता है। ठीक, अब सुनो, जीवन कौशल का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सुकरात की एक बहुत सुप्रसिद्ध परिभाषा है, शिक्षण से संबंधित है। सुकरात ने कहा था, सुनो ध्यान से, शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता। अपने देश की सबसे बड़ी बीमारी यही है कि शिक्षा सिर्फ इसलिए ग्रहण कराई जाती है कि नौकरी चाहिए, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है,
अब जिस दिन अपने देश में ये सोच लिया जाएगा कि नौकरी के लिए नहीं पढ़ना है ना, हम लोगों ने बीएड बीटीसी क्यों किया? नौकरी के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए थोड़ी, पढ़ाने के लिए थोड़ी किया बच्चों को, हमको क्या लेना देना। वो तो खाली बैठे थे सत्तारी, तो ये हुआ कि भाई चलो बीएड बीटीसी कर लिया जाए, भर्ती आती है, हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। हमारा उद्देश्य तो सिर्फ नौकरी पाना है, हमारा उद्देश्य बच्चों को पढ़ाना थोड़ी ना है। समझ रहे हो ना बात को? जिस दिन आपका उद्देश्य, जीवन में कोई भी काम करना उद्देश्य बना लोगे ना, उस दिन उस मान में आप आईएएस बनना चाहते हो आईएएस बन जाओगे। कहाँ पड़े उस चक्कर में? दिन नेता बनना हो नेता बन जाओ, उद्देश्य बना लो, बस सुबह शाम तक कुर्ता पहना पहना के बस जनता की सेवा करते रहो। रेलवे स्टेशन जाओ, एक एक लोगों का सामान उठा के उसमें रखवाओ, समाज सेवी बनो। लेकिन तो वो समाज सेवी काहे बनेंगे? हम तो किसी राजा के अंडर में रहेंगे, समाज सेवी बन जाएंगे। सबसे बड़ी गलती, ठीक है? खुद का ब्रांड बनाओ, दूसरे के ब्रांड के चक्कर में ना पड़ो, नहीं वो तुमको तब तक यूज करेगा जब उसका ब्रांड खतरे में होगा, तुमको निकाल के मक्खी की तरफ फेंक देगा। ऐसे यही तो हो ही रहा है। आज अपने देश का 70% जो युवा है वो कारागार में है, 20% युवा नेताओं की चापलूसी कर रहा है कोट पैंट पहन के, ठीक। 5% युवा जो है वो नेताओं के और चापलूसों के बीच गाड़ी में बंदूक लिए बैठा है ऐसे। उसको होना चाहिए देश की हिफाजत के लिए, तो वो यहाँ पर हिफाजत कर रहा है। 2% जो है वो उसूली में लगा हुआ है। 3% युवा आपकी तरह टीटी की सुपर टेट की तैयारी कर रहा है नौकरी की तलाश में, और 1% गाड़ी में चश्मा लगा घूम रहा है, किशोरावस्था, प्रबल संभावना घूमने की। समझ रहे हो? कुछ जने आज केजीएफ देखने जा रहे होंगे, उनको क्या लेना बीएड बीटीसी से? तो कहने का मतलब ये है, उद्देश्य बनाओ और रटो मत, ठीक। चलो, सुकरात की परिभाषा सुनो, कितनी इंपॉर्टेंट है। सुकरात ने कहा था, जो सुकरात ने कहा वही मैं लेक्चर अभी दे रहा था, और ये लेक्चर का मॉडल ऑफ स्टोरी है ये सुकरात ने कहा था, देखो, सुकरात ने कहा था शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से अभिप्राय, क्योंकि किशोरावस्था बड़ी खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा, समझ रहे हो? इसीलिए थोड़ा संभल के रहना किशोरावस्था में। सांवेगिक अस्थिरता का काल है, समझ गए हो? पंखा से लटकने का काल भी यही है, बताए थे थोड़ी देर पहले। तो अगर मान लीजिए कोई, मान लीजिए बीएड वाला या कोई बीटीसी वाला वहाँ पर खड़ा हो जाए रेलिंग के पास, तो आप उसको पकड़ लीजिएगा। हो सकता है ना, दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आ जाए, क्योंकि संघर्ष का टाइम चल रहा है, पकड़ जरूर लीजिएगा। उदास रहे तो उससे पूछ ले क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? ज़्यादा उदास हो जाए तो भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि दूसरों की गलतियां हम लोगों को भोगनी पड़ रही है। हाँ, क्या लिखा था? शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से अभिप्राय, शिक्षा से अभिप्राय उन विचारों से हैं, उन विचारों से है, शिक्षा से अभिप्राय उन विचारों से है जो बालक के मस्तिष्क में, जो बालक के मस्तिष्क में विद्यमान है या निहित है। शिक्षा से अभिप्राय उन विचारों को प्रकट करने से है जो बालक के मस्तिष्क में क्या है, निहित है। शिक्षा सिर्फ इसलिए देनी चाहिए जो भी बच्चे के दिमाग में पल रहा है उसको बाहर निकालना है, यही शिक्षा का क्या है, उद्देश्य होना चाहिए। किसने कहा था? सुकरात ने, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए कुछ चलो एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, बताओ, लिख लो, एक नोट डाल के लिख लो और इनको याद कर लेना। एक क्वेश्चन यहाँ से आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। आज क्लास बस इतनी रहेगी, ये लास्ट क्लास, लास्ट पॉइंट से लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स। डब्बा बंद कर लेना, जहाँ नोट्स बनाते हो रेगुलर उसी के नीचे बना लो, ताकि पढ़ते समय ये भी दिख जाए। कोने में ना बनाने, पता लगा लास्ट में इनको खुलबे ना करियो, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं लाइन से क्रम जब पढ़ते रहोगे तो एकदम डब्बा आ जाएगा, ये काया है, पढ़ लेना उसी टाइम लगे, हाँ, नहीं तो ऐसे तो पढ़ चुके। चलो बताओ हमें, एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कौन जानता है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कौन कौन जानता है? हिंदी में बताओ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद कब आया था? 1961। नहीं पता हो लिख लो, नेशनल कैरिकुलम, नेशनल कैरिकुलम, हाँ लिख लो कैरिकुलम। कैरिकुलम होता है इसमें, तो काहे लिख रहे हो कैरिकुलम? पता मतलब यही है, आप लोगों को याद नहीं है क्या? क्या नाम है इसका? नेशनल फॉर रिसर्च एंड
ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की टीचर, लिख लो। नेशनल काउंसिल, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सीमैट का फुल फॉर्म कौन बताएगा? हजारों बार पीएनपी ने पूछा है, सीमैट का फुल फॉर्म कौन बताएगा? सीमैट कहाँ है पहले यही बता दो, ये भी पूछा गया। लिख लो प्रयागराज। फुल फॉर्म कौन बताएगा? एस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? लिख लो 1995 है। लिख लो स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन या स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है, 1995। ठीक है। राज्य शैक्षिक प्रबंधन संस्थान कहाँ है? सीमैट प्रयागराज में, याद रखना, ठीक है। एनसीटी का फुल फॉर्म कौन बताएगा? नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, लिख लो जल्दी से, नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, एनसीटी 1995, ठीक है। टीचर एजुकेशन। पी मोस्ट का फुल फॉर्म कौन बताएगा? ये लिख लो एक पास, ये आज के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब योजनाएं हम डिटेल में भी पढ़ाएंगे आपको। बताइए पी मोस्ट का फुल फॉर्म? प्रोग्राम मास ओरिएंटेशनल स्कूल टीचर, प्रोग्राम मास ओरिएंटेशन स्कूल टीचर। जिन्होंने इंग्लिश में बताया वो हिंदी में बताने का कष्ट करें तत्काल प्रभाव से। चलो कोई बात नहीं, मत बताओ। हाँ हमें पता था हिंदी में कोई नहीं बता। चलो एसओपीटी का फुल फॉर्म बताओ? स्पेशल ओरिएंटेशन प्राइमरी। चलो डीपीईपी का फुल फॉर्म बताओ? डीपीईपी कब आया था? 1994, लिख लेना। डीपीईपी का फुल फॉर्म? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डीपीईपी। इग्नू का फुल फॉर्म बताओ? एनआईओएस का फुल फॉर्म बताओ? हाँ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, राष्ट्रीय, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है, एनआईओएस राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, ठीक है। समझ गए? नहीं समझे? राष्ट्रीय मुक्त विश्व, नहीं समझे बात को, ठीक है। चलिए इग्नू कब आया था? 1985। एनआईएस कब आया था? 1989। रट्टा मान लेना, ये सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं फुल फॉर्म इसके, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर कल मुलाकात होगी, ठीक है।